Good morning, students. This is Naushad Alam from Kendriya Vidyalaya, Balia. Today, we will study about the two different situation in credit. आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट जो लोन लेते हैं, जो साख होती है, ठीक है, उसके दो इम्पैक्ट, जो लोन लेते हैं उसके दो इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से होता है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि फेस्टिवल सीज़न है और कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, उसके पास कोई बड़ी कंपनी आती है और उससे एक बड़ा ऑर्डर डील करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो छोटा जो व्यापारी मैन्युफैक्चरर है वो एक्सेप्ट करता है और फिर वो बैंक से लोन लेता है। लोन लेने के बाद जब उसे पैसे मिल जाते हैं तो उस पैसे की सहायता से वो उस ऑर्डर को टाइम से पूरा कर लेता है, जिससे कि उसका प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मतलब उसकी अर्निंग बढ़ जाती है। और इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि लोन का जो इम्पैक्ट पड़ा वो पॉजिटिव पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक किसान को देखिए कि एक फार्मर जो है लोन लेता है और लोन के पैसे से खेती स्टार्ट करता है और अचानक जो है क्या होती है कि उसकी फसल जो होती है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि उसके पास आउटपुट में उसके को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने जो लोन लिया था वो उसे पूरा नहीं कर पाया। फिर दूसरी बार वो कोशिश करता है कि हो सकता है कि इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। वो फिर कोशिश करता है इस वादे के साथ कि मैं दोनों लोन एक साथ पूरा कर दूंगा। और इस कंडीशन में भी अगर सपोज़ कीजिए बाढ़ आ जाए या कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से फसल अगर ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो है डबल लोन हो जाता है और इस तरह से वो धीरे धीरे जो है कर्ज जाल में फंस जाता है, जिसे हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में हमने देखा कि दोनों ने लोन लिया। एक तरफ लोन लेने की वजह से एक आदमी का जो इनकम है वो बढ़ गया और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई, सुधर गई, जबकि दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की वजह से जो है एक किसान की कंडीशन और भी ख़राब हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, कि क्रेडिट कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये डिपेंड करता है कि वो जो पैसा उसने लगाया है, जिस काम को स्टार्ट करने जा रहा है, उसमें रिस्क कितना है। तो किसान के लिए हम कह सकते हैं कि क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, कि वहाँ से रिकवर करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्रेडिट के लिए जो है क्रेडिट लेते समय ये देखना चाहिए कि जिस सिचुएशन में हम क्रेडिट ले रहे हैं उस सिचुएशन से निकलना इजी है या पेनफुल है। दूसरा आता है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि आप जब क्रेडिट लेते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, शर्तों को मानना होता है और जब वो शर्तें पूरी होती हैं तभी जो है आपको जो है क्रेडिट मिलता है। पहला इसमें होता है इंटरेस्ट रेट। जब भी आप किसी से क्रेडिट लेंगे तो सबसे पहले ये फिक्स होता है कि आपको किस इंटरेस्ट पे, किस ब्याज दर पे वो पैसे वापस करने हैं। दूसरा होता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, ऋण भार। हाँ, कोलेटरल में क्या होता है कि आपको एज अ गारंटी, ठीक है, एज अ प्रूफ आपको कुछ ना कुछ एसेट जो है जमा करने होते हैं, जैसे लैंड के पेपर हो गया, बिल्डिंग के पेपर हो गए, व्हीकल्स के पेपर हो गए, ठीक है। इसी तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें जो है उनके पास जो है गारंटी के रूप में रखनी होती है, सिक्योरिटी के रूप में रखनी होती है, ताकि अगर किसी कंडीशन में वो लोन पूरा नहीं होता है तो वहाँ से उसको लेंडर जो है उसको बेच करके उस एसेट को जो पैसे निकाल सकता है। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन, कि पूरा पेपर वर्क होगा कि आपको जो है किसने जो है किसको कितना लोन दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है, कोलेटरल में क्या जमा हुआ है, ठीक है, और मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप जब वापस करेंगे उसको पैसे को तो किस तरह वापस करेंगे, मंथली करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे या ईयरली करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं मिल करके टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। तो जब भी आप लोन लेते हैं, ठीक है,
जब भी एक बारोवर जब किसी लेंडर से लोन लेने जाता है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। अब हम लेते हैं कि जो क्रेडिट लेने वाला जो बारोवर है वो कहाँ कहाँ से क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो देयर आर टू सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से लोन प्राप्त होता है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो है बैंक्स और कोऑपरेटिव ये आते हैं जो कि लोन देते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर देखें तो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो ये लोग जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। तो आप दोनों जगह से लोन प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते हैं वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, वहाँ पे आपको, लेकिन टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट आपने पढ़ा जिसके अंदर कोलैटरल होता है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब कुछ होगा तभी आपको जो है लोन मिलता है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर जो होता है वो आरबीआई के अंडर में आता है, क्योंकि आप फॉर्मल सेक्टर बैंक के पास से लेते हैं जब लोन, तो ये आरबीआई के अंडर में काम करता है। आरबीआई इनको जो है इनके फंक्शन को जो है सुपरवाइज़ करता रहता है और वो देखता रहता है कि आरबीआई उनको मॉनिटर करता रहता है बैंक को कि एक्चुअली में ये बैंक जो है किस तरह से काम कर रहा है। आल्सो वो देखता है कि बैंक जो लोन दे रहा है वो ऐसा तो नहीं केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही दे रहा है या ट्रेडर्स को, और स्मॉल कल्टिवेटर्स को दे रहा है या नहीं दे रहा है, किस इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है दे रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ओवरऑल जो है आरबीआई के थ्रू जो है इसको जो है सुपरवाइज़ किया जाता है। वहीं अगर हम देखें इनफॉर्मल सेक्टर में तो कोई इनको सुपरवाइज़ नहीं करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी रखें उनकी मर्जी होती है, मनी को वापस कैसे लेना है वो उनका अपना तरीका होता है। कोई उनको अनफेयर मीन्स भी करते हैं तो कोई उनको रोकने वाला नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैं बताया कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो मनी लेंडर्स इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें तो बहुत कम होता है। तो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम होगा निश्चित रूप से प्रॉफिट आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है कम होता चला जाएगा। इसके अलावा देखिए बेटा कि बैंक और अगर हम कंपेयर करें इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो आज भी देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। अगर आप डाटा देखेंगे तो पुअर हाउस होल्ड में से 85% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जबकि 15% ही ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल, कि गांव के जो लोग होते हैं या फिर जो किसान लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास कोलैटरल के रूप में जमा करने के लिए कुछ होता नहीं है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं, और जहां से उनको जो है लोन तो मिल जाता है लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है, जो उनका इनकम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो गरीब के गरीब बने रहते हैं या उनका इनकम में ज़्यादा सुधार नहीं होता है, बल्कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर देश का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है बहुत ही क्रूशियल रोल हो जाता है उसके लिए। ना हम देखेंगे बेटा आगे की तरफ कि it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of the credit reduce। कि बैंक के लिए नेसेसरी है, कोऑपरेटिव के लिए नेसेसरी है कि वो रूरल एरियाज़ में जा कर के जो प्रोसेस है लेंडिंग का उसको जो है थोड़ा सा इजी कर दे, ठीक है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेने वाले लोग हैं, वो वहाँ से लोन ना लेकर के फॉर्मल सेक्टर में जाए। इसके अलावा सेकेंडली कि वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स, कि हर किसी को जो है वहाँ से लोन मिलने का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए, ताकि जो
लोग हैं रूरल एरियाज़ में वो फॉर्मल सेक्टर से जा कर के लोन ले सकें। एट प्रेजेंट हमने देखा है कि जितने भी रिचर हाउस होल्ड हैं वो फॉर्मल सेक्टर से जा कर के रिसीव कर लेते हैं, जबकि जितने भी पुअर लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है लोन की, वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है। So it is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans। ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए कि पुअर पर्सन को भी उतना ही बेनिफिट हो, ठीक है, वो चीपर लोन का फ़ायदा उठा सके। अगला जो टॉपिक है डेट इज़ द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG फॉर द पुअर्स। ठीक है, कि कैसे आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फ़ायदे क्या क्या हैं और किस तरह से इसने रूरल एरियाज़ में हेल्प किया है। The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and pool their saving। ठीक है, ये आइडिया जो आया था गांव के अंदर आया था, स्पेशली जो है औरतों को जो है ऑर्गेनाइज करके वीमेन को, कि उनकी कंडीशन को कैसे जो है सुधारा जाए, हेल्प किया जाए। होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं जो कि आस पड़ोस के और एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, और ये लोग हमेशा एक संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और आपस में मिलते रहते हैं। उनके पास जो सेविंग होती है, ठीक है, एज़ पर देयर एबिलिटी 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, जैसे भी है, ये लोग एक जगह जमा करते हैं और इस तरह से इनके पास जो पैसा जमा होता है उसी पैसे में से ये किसी ज़रूरतमंद को, उस ग्रुप में किसी को ज़रूरत पड़ जाए किसी कभी, तो उनको कम लोन पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा भी देते हैं। एज अ बैंक जैसे देता है वैसे ये भी काम करते हैं, और इस तरह से ये इस प्रोसेस को 1 साल से लेकर के 2 साल तक चलाते हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन 2 साल तक संगठन ग्रुप चल जाता है तो फिर ये बैंक के पास जाते हैं और बैंक के पास जा कर के वो दिखाते हैं कि हमने जो है किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और किस तरह से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। तो जैसे बैंक जो है उनको जो है इस संगठन को देखते हुए जो ये 2 सालों से काम कर रहा था उनको जो है कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे जो है ब्याज देना एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि कम इंटरेस्ट पे इस ग्रुप को, संगठन को जो है बैंक से जो है लोन मिल जाता है, और फिर ये लोन ले करके जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये औरतें जो है अपने काम स्टार्ट करती हैं, और इंटरेस्ट कम होने की वजह से जो है ईज़िली जो है रिपेमेंट भी कर देती हैं, और इनका रेट ऑफ इनका जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इनका इनकम बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होने से ये फ़ायदा है कि बारोवर्स को जो प्रॉब्लम हो रही थी कि ये फॉर्मल सेक्टर में जा नहीं पा रहा था क्योंकि इसके पास कोई कोलैटरल नहीं था, तो कोलैटरल वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे ओवरकम होने में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनकी बहुत मदद की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि बैंक बिना कोलैटरल के इनको देगा कैसे। सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, क्योंकि यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दिया बल्कि उस पूरे ग्रुप को दिया जा रहा है लोन। तो अब ये ग्रुप की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर किसी केस में कोई एक मेंबर जो है रिपेमेंट्स नहीं करता है, दिक्कत करता है, तो वो लोग आपस में मिल करके फिर उसको सीरियसली लेते हैं, और इस तरह से जो है ईजिली जो है बैंक का लोन जो है पूरा हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसने जो है पुअर पीपल जो गांव के अंदर रहते हैं, जो पुअर लोग गांव के अंदर रहते हैं, स्पेशली वुमेन, उनको मजबूत होने में, उनको संगठित करने में इसने बहुत हेल्प की है। ठीक है, इकोनॉमिकली रूप से ये जो मजबूत तो हुई ही है, साथ ही साथ ये हमेशा आपस में इनकी मीटिंग होती रहती है, तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे ये अपनी बातों को रख सकती हैं। फिर इसके बाद सोशल इशूज़, क्योंकि एक जगह बैठती हैं तो सोशल इशूज़ पे भी बात करती हैं, अपने हेल्थ में के बारे में बात करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के साथ घर में होता है तो आपस में शेयर करती हैं, और इस तरह से सोशल और इकोनॉमिक दोनों रूप से हम देखें तो इनका जो है बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। So in this chapter we have looked at the modern forms of the money and how they are linked with the banking system
On the one side are the depositors who keep their money in the banks, and on the other side are the borrowers who take up loans from these banks. Economic activities requires loan and credit. Credit, as we saw, can have a positive impact or in certain situations make the borrowers off. So इस चैप्टर के थ्रू हमने ये समझ लिया, हमने ये समझा कि किस तरह से पुअर पर्सन, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि देश का हर एक नागरिक जो है डेवलप करे। जब हर एक नागरिक डेवलप करेगा तो देश अपने आप डेवलप कर जाएगा। तो ज़रूरी है कि एसेंशियल है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर पे लोग डिपेंड हैं उनको हम कैसे फॉर्मल सेक्टर में ले जाएं। आल्सो द पुअर शुड गेट द मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, cooperative societies. Both these steps are important for the development as per individual as per the country. Okay, so इस चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।